हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस पे। आज बात करेंगे 10th क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल साइंस की मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के। ये मॉडल सेट 2 है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एंड ये पार्ट 2 है मॉडल सेट का। एंड ऐसे ही 10 मॉडल सेट पेपर लेकर आएंगे एंड आपकी तैयारी बहुत ही धांसू तरीके से कराएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करते हैं एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी तैयारी बहुत धांसू तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। कौन था? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया था। जी हाँ, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो नंबर प्रश्न है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। एंड ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए सेनापति के पद पे, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीन नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो जी हाँ गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस का सम्राट होता है। जी हाँ, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट या रूस का राजा होता है। जो भी ऑप्शन दे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। आज टोटल के टोटल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो जी हाँ, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारदोली, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बरदौली सत्याग्रह में दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, और महिलाओं ने दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो महिलाओं ने दी थी, और बारदोली सत्याग्रह में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1916 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। याद रखिएगा, आज टोटल के टोटल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्योंकि ये मॉडल सेट 2 है एंड पार्ट 1 हमने ऑलरेडी करा रखा है। दोनों मॉडल सेट देख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1855 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1860 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1870 ईस्वी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे के प्रिपरेशन जो आपके अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1952 ईस्वी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1944 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एंड अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? एंड वो नाम से समझकर इसका आंसर डायरेक्टली रूस मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, रूसो रूस का दार्शनिक नहीं था, फ्रांस का दार्शनिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
10 नंबर प्रश्न है, मेनी का संबंध किस संगठन से था? एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी फिलिक हैंटेरिया, ऑप्शन नंबर सी डी डायट। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बोनरी संगठन से मेनी का संबंध था। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन नंबर सी अजैव, ऑप्शन नंबर डी अचक्रीय। तो जी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक, अपवर्तक नहीं अपवर्जक, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? जी हाँ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम रिपीट हो चुका है। एंड यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित नेहरू, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। एंड ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए 96%, ऑप्शन नंबर बी 95%, ऑप्शन नंबर सी 96.6%, ऑप्शन नंबर डी 96.5%। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 96.6%। यहाँ याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 96.6%, ना कि 96.5%। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। याद रखिएगा, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, या तो रबी फसल पूछेगा या तो खरीफ फसल। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप आसानी से रबी फसल और खरीफ फसल को पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है सरसों, ऑप्शन नंबर सी है चावल, ऑप्शन नंबर डी है मटर। तो यहाँ पर देखिए, गेहूं जो है एक ही समय बोया जाता है, सरसों भी एक ही समय बोया जाता है, एंड मटर भी एक ही समय बोया जाता है, यानी बचा चावल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप रबी फसल वाले को भी छांट सकते हैं, एंड आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा पक्की सड़कें महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पूरब से पश्चिम गलियारा, ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ऑप्शन नंबर डी सीमांत सड़कें। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूरब पश्चिम गलियारे, यही एक सड़कों का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है आप समझ ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर में। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजीपुर में। याद रखना है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर प्रश्न। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 5283 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी
7,283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 8,500 किलोमीटर। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6,283 किलोमीटर कुल लंबाई है भारत की सीमा से रेल मार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और भी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड सिर्फ 1 नंबर में नहीं बल्कि 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु का, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन नंबर सी रूसो का, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन का। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्राहम लिंकन का। जी अब्राहम लिंकन ने ही कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। एंड इसको 2 नंबर में पूछना होता तो ऐसे पूछा जाता है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो ये सिंपली आप इतना लिख सकते हैं एंड आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग, ऑप्शन नंबर ए 90 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 71 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 75 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 95 करोड़। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है हमारा, 23 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तानाशाह नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिकता समाप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण असमर्थ है, ये भी गलत है। लोकतंत्र भाई हर कदम प्रयास करता है कि हम गरीबी को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा हद तक खत्म करे, यानी कि दूसरा भी गलत। तीसरा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। जी हाँ, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये लोगों में सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी 4 स्तरीय। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। जी हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है, लोकनायक की उपाधि दी गई है। जी हाँ, लोकनायक की उपाधि दी गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है, लोकनायक की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर एक, कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन नंबर डी किसी पार्टी को नहीं। याद रखिएगा 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और जनता पार्टी की बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एंड जनता पार्टी में बनी थी मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, लेकिन वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 2 साल के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई, लेकिन वो पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महेंद्र सिंह टिकैत। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन को शुरू किया गया था और महिलाओं ने शुरू किया था। याद रखिए, महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर प्रश्न।
29 नंबर प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे हुए समाज में। ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों में। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में ही सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय व्यवस्था सरकार होती है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन नंबर एक दलीय, ऑप्शन नंबर बी द्विदलीय, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुदलीय। जी हाँ, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है बहुदलीय। और भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। ये भी याद रखिएगा, भारत में संघीय व्यवस्था है और अमेरिका में द्विदलीय और चीन में एक दलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर प्रश्न, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर बिहार, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। जी हाँ, गोवा का सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी शिवहर, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना। जी हाँ, पटना का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड पटना में आबादी भी सबसे अधिक है, ये भी याद रखिएगा, जनसंख्या भी सबसे अधिक पटना में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 70 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 10 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, 1 भी रुपया नहीं लगता उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर प्रश्न। उससे पहले आपका आज क्लासेस पे हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से हो सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इससे वीडियोस बनाने में, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे क्वालिटी की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर प्रश्न। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए 22,553 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 6,610 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 54,850 रुपये। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25,494 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर प्रश्न। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी 2 प्रकार। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो, जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी बिहार। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पर बहुत बार बाढ़ आता है। शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल भी पूछा जाए, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? एंड ये देखिए, अभी का अभी हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। एंड ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसको हर साल लगभग VVI वाले कैटेगरी में रखा जाता है, गेस प्रश्न में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए गंगा को, ऑप्शन नंबर बी गंडक को, ऑप्शन नंबर सी कोसी को, ऑप्शन नंबर डी पुनपुन नदी को। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर प्रश्न।
39 नंबर प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर यानी समुद्र की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी सुनामी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुनामी कहा जाता है। जी हाँ, जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न, मानव शरीर, यहाँ मानव नहीं होगा मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर बी गर्म पानी डालना, ऑप्शन नंबर सी अस्पताल पहुंचाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जला हुआ है तो गर्म पानी डालेंगे तो और जल जाएगा, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। और अस्पताल पहुंचाना, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राथमिक उपचार, तो प्राथमिक उपचार पहले घर पे किया जाता है बाद में अस्पताल में, यानी कि ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे भी नहीं होगा, यानी कि बचा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पर वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर प्रश्न, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है कि सभी बच्चों को इसका आंसर मुंह पे याद रहता है, इसलिए इसको भी याद करिएगा। नीला ग्रह, बहुत ज्यादा पानी है इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2004, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2007। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में हुआ था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सैनिक तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकतंत्र है। जी हाँ, यहाँ पर 2006 में लोकतंत्र लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी दलों की मान्यता और उनका चुनाव चिन्ह घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपका आज क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के वीडियोज आपको जल्दी जैसे अपलोड हो तब तक मिल जाए एंड आपकी तरह जो तैयारी है प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान शासक था। जी हाँ, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर डी 16 अप्रैल 1919। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऐसे और मजेदार वीडियोज के लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब